हे मेरे छोटे दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने प्रिय मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बिना समय ख़राब करे हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का सोशल साइंस का एक चैप्टर है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। यहाँ जो आपको एक लड़की दिख रही है, इसका नाम सरीदा है। सरीदा का सवाल। सरीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अब हम उसके नीचे वाली लाइन में आते हैं। ये लिखा है, कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। चलिए जानते हैं। यह सवाल सरीदा के जैसे आपके मन में भी उठता होगा। चलिए इन्हीं कुछ सवालों को हम सॉल्व करते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, आखेटकों मीन्स शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों। यहाँ पास मैं बता दूँ, आखेटकों यानी कि शिकारियों लिखा है। पशुपालकों जो गाय, बकरी, भैंस, इन सभी पालतू पशुओं को पालते हैं उनको पशुपालकों कहते हैं। और जो कृषि से जुड़े हुए किसान होते हैं, किसान भाई बहन होते हैं, वह कृषक कहलाते हैं। शासकों जैसे कि किसी विशाल साम्राज्य का अपने अंतर्गत राज्य करने वाला, एक जैसे महाराणा प्रताप हो गए। आप लोग सभी परिचित होंगे महाराणा प्रताप से, है ना। उन्हें शासक कहा जाता था। व्यापारियों जो अपने मसालों का या वस्त्र का एक देश से दूसरे देश में विक्रय करते थे, बेचते थे, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पुरोहितों यानी पंडितों, शिल्पकारों यानी कि जो वास्तुकला से जुड़े हुए लोग रहते थे, जो लकड़ियों पत्थरों पर सुंदर चित्रकारी करते थे। कलाकारों जो हर प्रकार की कला, चाहे नाटक ले लो, चाहे हर प्रकार की कला को कलाकार के श्रेणी में रखा जाता था। संगीतकारों जो गायन के पद्धति में रहते हैं, जो गायन के क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें संगीतकार कहा जाता है। या फिर वैज्ञानिकों। अब आज के समय में आप वैज्ञानिक शब्द का उपयोग तो जानते होंगे कहाँ किया जाता है, हर क्षेत्र में। मिसाइल भी आज देख रहे हैं कि वैज्ञानिकों द्वारा ही विकसित किए जा रहे हैं। ऐसे कई क्षेत्र आते हैं जिसमें वैज्ञानिकों का अहम रोल है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुन सकते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ठीक है, जैसे कि आप अभी नाटक देखते हैं, कहाँ देखते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं। पहले बच्चे नुक्कड़ नाटकों में देखा करते थे, यानी कि उनके ही क्षेत्र में छोटा सा आयोजन किया जाता था, वैसे देखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। आपको अगले पृष्ठ पर मानचित्र दिखाई देगा। ये मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाने के लिए कहा गया है। तो हम देख सकते हैं कि नक्शे के मध्य में
नक्शे के मध्य में नर्मदा नदी है। ठीक है, हमने नर्मदा नदी का पता लगा लिया। मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। चलिए, मानचित्र में हम सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं नक्शे के इस ओर ये सुलेमान पहाड़ी है और किरथर। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब अगला प्रश्न करते हैं कि उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ, तो हम यहाँ देख सकते हैं इस ओर यहाँ पास गारो पहाड़ियाँ हैं और मध्य में विंध्य पहाड़ियाँ। तो यहाँ मध्य में जहाँ नर्मदा नदी है वहीं पास देखिए विंध्य पहाड़ियाँ लिखा है, तो हमने पता लगा लिया। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो गेहूँ कहाँ? गेहूँ और जौ जैसी फसलें हैं वह सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के वहाँ उपजाया गया, जबकि विंध्य पहाड़ियों और गारो पहाड़ियों के पास चावल को प्रथम बार उपजाया गया, यह खोज की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो चलिए मानचित्र को देखते हैं। अब इसमें हमको इस ओर सिंधु नदी दिखाई देती है। सिंधु नदी जो है वह कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनी है? तो हम देख सकते हैं झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और सतलुज नदी। इन 4 नदियों से के मेल से जो है सिंधु नदी बनती है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो नदियों के किनारे ही ज़्यादातर लोग क्यों बसते थे? क्योंकि उन्हें प्राकृतिक रूप से सब कुछ प्राप्त हो जाता था। पीने के लिए पानी, खाने के लिए फल, सब्जियां, जो जो उनको ज़रूरत पड़ती थी वह वो नदियाँ उनकी पूर्ति कर देती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। चलिए लगाते हैं। गंगा नदी जैसे कि हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है हिमालय से निकल रही है। इसकी सहायक नदी सोन नदी का हम पता लगाते हैं। ये आपको सोन नदी यहाँ पास दिख रही है जो जाकर गंगा पे मिल जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता था। तो अक्सर हम जब राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो मगध शब्द का उपयोग होगा। इसमें स्पष्ट रूप से बता रहा है कि ये जो मगध नाम है वह वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी।
लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी ये सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सकें। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सकें तथा गहरे समुद्रों को पार कर सकें। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों की इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अगला टॉपिक, देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। पूछा जाता है कि इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है, तो हम बोलेंगे कि इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। पूछेगा कि इसे संस्कृत में किस नाम से पुकारा जाता है, तो सिंधु नाम से पुकारा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो जो ईरानी थे और यूनानी थे वह या तो भारत भूमि पर विजय प्राप्त करने के लिए आते थे या मसालों या व्यापार के क्षेत्र में आते थे। तो इन्होंने जो सिंधु नदी थी उसके पूर्व वाले क्षेत्र को यानी कि भारत को हिंदोस या इंदोस नाम दिया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। अब ये पूछेंगे कि यह ऋग्वेद क्या होता है, तो हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद तथा सबसे प्रथम वेद जिसकी रचना की गई वह ऋग्वेद कहलाता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, अब अतीत के बारे में कैसे जानें, यह प्रश्न उठता है कि हम अतीत के बारे में कैसे जानें, है ना। तो देखते हैं कैसे जानते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र
में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। यहाँ जो आपको एक नीचे पत्र दिख रहा है इसे ही भोजपत्र कहते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को एक तरह उत्कीर्ण करवाते थे। जो प्राचीन काल के लोग थे वे कठोर, जो राजा महाराजा थे यह जिनके हित में होता था तो वे धातुओं या कठोर चीज़ों पर जैसे पत्थर धातु पर कुछ शब्द अंकित करवा दिया करते थे ताकि उनमें जो है कीड़े न लग सकें, वे जल्दी नष्ट ना हो सकें। इस कारण उन्हें धातु और पत्थरों पर अंकित कराया जाता था और इन्हें लंबे समय तक उपयोग किया जाता था। इसमें बताया गया कि ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्रीय पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अब यहाँ एक प्रश्न है, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? तो मैंने अभी बताया कि कठोर सतह पर इसलिए लेख लिखवाए जाते थे क्योंकि इन्हें कीड़े जो हैं नष्ट न कर सकें और इन्हें लंबे समय तक उपयोग कर सकें। ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातात्विद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि वनस्पति के जो अवशेष रहते हैं वे क्यों नहीं हमको उपलब्ध हो पाते हैं? क्योंकि उन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा जल्दी अपघटित कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ एक प्रश्न भी उठेगा कि इतिहासकार तथा पुरातात्विद किसे कहते हैं? तो हमने अभी जाना कि जो चित्रों तथा मूर्तियों और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेषों, औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते हैं, उन्हें हम पुरातात्विद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा
पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इस स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। जो हमारा अतीत है वह एक है या अनेक, यह हम कैसे जानें? तो चलिए देखते हैं। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। अब आप सोचेंगे कि यह अंडमान द्वीप क्या है? तो भारत का ही एक हिस्सा है जो भारत से थोड़ा अलग है, ठीक है। वह भी हमारे जैसे एक क्षेत्र ही है, परंतु हम जैसे भोजन करते हैं उनका भोजन उससे बहुत विपरीत है। हमारी जो जीवन शैली है वह उनके जीवन शैली से बहुत ही विपरीत है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। मैं यहाँ हाईलाइट इसलिए शब्दों को नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बढ़े। मैं जहाँ पढ़ रही हूँ आपका ध्यान पूर्ण रूप से हो, इसलिए मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ। आपकी आंखें वहीं होनी चाहिए जहाँ मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यह बात ध्यान रखना कि ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि के अनुसार ही वर्ष की गणना की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास की तिथियां। अंग्रेजी में BC
हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में ई लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के रूप में होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले है। अन्यत्र में हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक पद्धति कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरीय तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्रीय संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों के समानार्थी ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकें। ऐसे ही जो पत्थरों तथा कठोर सतहों पर शब्द अंकित किए जाते थे, उन्हें इन्हीं की सहायता से ऐसे ही विधियों की सहायता से पता लगाया जाता था कि ये क्या लिखा है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे और भी वीडियो आपके लिए डाल सकूं। ये जो एक्सरसाइज है ये आप स्वयं कीजिएगा। हम यहाँ पास एक छोटा चीज़ भूल गए हैं, वह है ये जो पांडुलिपि है, इसके ऊपर यहाँ एक अलग से एक पैरा बना है। यहाँ देखिए, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो।
आपके लिए संकेत भी बनाए गए हैं। यहाँ देखिए ऊपर अलग से जो पैरा बना है, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। अब यहाँ पास एक पैरा अलग से है। बाएं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं, एक पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, यह आपको बताना है। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और इसी बुक के अगले अध्याय में आप लोगों से मुलाकात होगी। और अगर यह वीडियो आप सबको पसंद आता है तो आप प्लीज़ 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 मेरे छोटे दोस्तों इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। नमस्ते।